वह युग देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का वह युग अर्थात औरंगजेब की मृत्यु के पहले की बात मैं कह रहा हूं, मुगल साम्राज्य का वह युग जिसमें शाही दरबार की चकाचौंध, बड़ी बड़ी इमारतें, अमीरों का एक्टिव होना और बड़े बड़े व्यापारियों का होना, फिर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करना, उस समय मुगल साम्राज्य को विश्व में प्रसिद्धि मिली। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, इस पतन के पीछे बहुत सारे इतिहासकार हैं जो अपना मत देते हैं। इसमें देखा जाए इतिहासकारों में दो गुट हो जाता है और दोनों गुटों का अलग अलग अपना मत है, जो क्रमिक रूप से हम लोग देखेंगे। इसमें जैसे एक गुट होता है यदुनाथ सरकार होते हैं, इरफान हबीब होते हैं। इन लोगों का मानना है कि मुगल साम्राज्य का पतन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ये इतिहासकारों का मानना है कि इनका पतन दीर्घकालिक रहा। दीर्घकालिक अर्थात औरंगजेब की धार्मिक तुष्टीकरण की नीति रही। ठीक है, फिर इसके अलावा एक गुट के अर्थात दूसरे गुट के कुछ इतिहासकार हैं, जिसमें सतीश चंद्रा, अलहर अली आदि इतिहासकारों ने इसके पतन के बीज जो हैं ये ढूंढ लेते हैं कहां पर, बाबर के समय, अर्थात बाबर जब सत्ता स्थापित किया उसी समय इन लोगों ने मुगल साम्राज्य के पतन के बीज ढूंढ लेते हैं, जो हम लोग क्रमिक रूप से मेंस वाले क्लास में पढ़ेंगे। फ्री का फैक्ट नहीं है, फैक्चुअल चीजें हैं, थोड़ा आपको जानना है। फिर देखेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे अंग्रेज औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति भी रही है। जैसे कुछ औरंगजेब ने अकबर, शाहजहां और जहांगीर के द्वारा स्थापित धार्मिक सहिष्णुता के नीति पर असहिष्णुता के नीति से प्रहार किया, जिसके फलस्वरूप उमरा वर्ग के और राजपूत समुदाय के जो शासक थे इनका पूर्ण समर्थन नहीं मिला। इसके वजह से भी पतन देखा जा सकता है। दूसरा रीजन कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने दक्कन अर्थात दक्षिणी भारत के अभियान में बहुत सारा समय और बहुत अधिक मात्रा में धन का व्यय कर दिया, जिसके वजह से भी मुगल साम्राज्य का पतन देखा जाता है क्रमिक रूप से। चलिए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं कि औरंगजेब 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद उसके तीनों पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई छिड़ जाती है। मैं याद दिला दूं, औरंगजेब के 4 पुत्र थे, लेकिन औरंगजेब के मृत्यु के पहले अकबर जो था उस औरंगजेब के नीतियों से असंतुष्ट था और वो हमेशा विद्रोह करते रहता था। इसलिए औरंगजेब ने अपने जीवन काल में ही अकबर की हत्या करवा दी। उसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 3 मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में, तो उसके 3 पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाइयां छिड़ गई, जिसमें पहला था मुअज्जम, दूसरा आजम और तीसरा कामबख्श। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान वाले प्रांत में सूबेदार था, आजम अहमदनगर में था और कामबख्श बीजापुर वाले क्षेत्र में था। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु की सूचना जैसे ही मिली इन लोगों को, तो इन लोगों ने अपने अमीरों की सहायता से सैनिक बल लेकर के दिल्ली के तरफ कूच किया। इसी सिलसिले में अफगानिस्तान से जब मुअज्जम चला तो दिल्ली आते समय रास्ते में ही
स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, याद रखेंगे। मुअज्जम औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम कहाँ था? अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान में था। और वहां से जब उसको सूचना मिली मृत्यु हो गई है तो वो दिल्ली के तरफ, और रास्ते में ही अपने को बादशाह घोषित कर लिया। किसके नाम से? बहादुर शाह के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, याद रखेंगे। पूछ लिया जाता है कि बहादुर शाह का नाम क्या था? मुअज्जम, अर्थात मुअज्जम औरंगजेब की मृत्यु के समय अफगानिस्तान में था। और वहां से जैसे ही इसको सूचना मिली कि औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है तो वो दिल्ली के तरफ कूच किया और रास्ते में ही बहादुर शाह के नाम से अपने को बादशाह घोषित किया। ठीक है। उसी समय मुअज्जम अर्थात मुअज्जम का बेटा अजीम शान, बहादुर शाह, मुअज्जम या बहादुर शाह का पुत्र अजीम शान ने आगरा पर अधिकार कर लिया। आगरा पर, आप ध्यान रखेंगे, मुअज्जम का पुत्र अजीम शान जो था उसी समय आगरा पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात आजम जो था ये अहमदनगर में था। ये अहमदनगर में ही स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित कर लिया, अगर अर्थात मुगल साम्राज्य का बादशाह घोषित कर लिया। देखिए ये अलग अलग क्षेत्रों में अपने को मुगल साम्राज्य के बादशाह अर्थात मुगल सम्राट घोषित कर रहे हैं। तो याद रखेंगे, मैंने कहा मुअज्जम जब अफगानिस्तान से चला दिल्ली के तरफ कूच किया तो रास्ते में ही बहादुर शाह के नाम से अपने को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। उसी पीरियड में मुअज्जम का बेटा अजीम शान आगरा पर अधिकार कर लिया। और दूसरा औरंगजेब का दूसरा लड़का आजम, आजम जो अहमदनगर में था, उसने स्वयं को बादशाह अर्थात दिल्ली का मुगल साम्राज्य घोषित कर लिया, मुगल साम्राज्य का बादशाह घोषित कर लिया। उसके बाद दोनों में जाजाऊ में अर्थात 18 जून 1707 मुअज्जम अर्थात मुअज्जम और बहादुर, मुअज्जम अर्थात बहादुर शाह, मुअज्जम कहिए या बहादुर शाह कहिए, दोनों एक ही है। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से सम्राट घोषित किया। तो बहादुर शाह और आजम के मध्य 18 जून 1707 ईस्वी में जाजाऊ की लड़ाई हुई। पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, याद रखेंगे। पूछता है कि जाजाऊ की लड़ाई कब हुई थी? जाजाऊ की लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो ध्यान रखेंगे कि जाजाऊ की लड़ाई बहादुर शाह और आजम के बीच 18 जून 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जिसमें बहादुर शाह के द्वारा आजम पराजित हुआ और उसके द्वारा आजम की हत्या कर दी गई। ठीक है, एक कांटा तो यहां निकल गया। दूसरा था कामबख्श जो बीजापुर में था। उसी समय कामबख्श जो बीजापुर में था उसने भी स्वयं को बादशाह घोषित कर लिया, अर्थात मुगल साम्राज्य का बादशाह कामबख्श बीजापुर में घोषित कर लिया। उसके बाद जब जाजाऊ की लड़ाई में आजम को परास्त करके बहादुर शाह ने हत्या कर दी, उसके बाद बहादुर शाह और कामबख्श के बीच 1719 ईस्वी में बीजापुर में युद्ध हुआ। ठीक है, बीजापुर में 1719 ईस्वी में कामबख्श और आजम अर्थात बहादुर शाह के बीच बीजापुर में युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह के द्वारा कामबख्श को पराजित किया गया और तत्पश्चात उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, ये दोनों कांटा जो थे साम्राज्य के वो निकले। अब प्रभुत्व कौन हो गया? बहादुर शाह, और संपूर्ण साम्राज्य पर अपना अधिकार स्थापित किया। और कहा जाता है कि 65 वर्ष की अवस्था में, जब याद रखेंगे बहादुर शाह 65 वर्ष की अवस्था में दिल्ली के गद्दी पर बैठा, अर्थात मुगल साम्राज्य का सम्राट बना बहादुर शाह।
इसी सिलसिले में देखेंगे कि दोनों को काम बख्श और आजम को बहादुर शाह ने हत्या कर दी। कहां पे? झाझाऊ की लड़ाई में और बीजापुर की लड़ाई में। दोनों लड़ाइयों में विजय होने के बाद 1707 ईस्वी में मुअज्जम बहादुर शाह और शाह आलम, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम और शाहे बेखबर, शाहे बेखबर, शाहे बेखबर के नाम से दिल्ली का सम्राट बना। मैंने कहा तीनों नाम एक ही हैं। पूछ लिया जाता है कि बहादुर शाह को और किन नामों से जानते हैं या शाह बेखबर किस बादशाह को कहते हैं, तो याद रखेंगे कि 65 वर्ष की अवस्था में मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट और शाह बेखबर के नाम से सम्राट बना, अर्थात गद्दी पर आसीन हुआ। इसी सिलसिले में एक इतिहासकार सिडनी ओवेन है, सिडनी, एक इतिहासकार सिडनी ओवेन है, जो कहते हैं बहादुर शाह के बारे में कि बहादुर शाह के बारे में कुछ अच्छा सुना और सोचा जा सकता है, कहा और सोचा जा सकता है, क्योंकि बहादुर शाह मिलनसार व्यक्ति था। ये साम्राज्य अर्थात दरबार के सभी उमरा से, मिर्जाओं से, राजाओं से मिल व्यवहार के रहता था। और इसी के बारे में, क्योंकि यह साम्राज्य को संगठित करके रखना चाहता था और चलाना चाहता था, इसलिए इसके शासन व्यवस्था 1707 से 1712 ईस्वी तक रही। और सिडनी ओवेन कहते हैं कि बहादुर शाह के बारे में कुछ अच्छे बात सोचे और समझे जा सकते हैं, क्योंकि यह कुछ हद तक सहिष्णु था और सभी को मिला करके चलने की इच्छा इसमें रहती थी और ये इस सोच के साथ आगे चलता था। लेकिन इसी के बारे में एक इतिहासकार खफी खां दूसरे इतिहासकार हैं, जो कहते हैं कि यह अपने प्रशासनिक कार्यों में उतनी तन्मयता से, अर्थात उतने निश्चित ढंग से, निपुण ढंग से उसमें सहयोग नहीं करता था। इसलिए खफी खान ने इनको शाहे बेखबर के नाम से पुकारा है। आप याद रखेंगे, रीजन बताया कि शाही खफी खान ने बहादुर शाह को शाहे बेखबर के नाम से पुकारा है, इसलिए कि इनका मानना है कि बहादुर शाह राजनीतिक क्रियाकलाप में, अर्थात साम्राज्य के क्या बोलते हैं, दरबार के क्रियाकलाप में उतना सहिष्णु और कर्मठ और महत्वाकांक्षी नहीं था, इसलिए इसे शाहे बेखबर के नाम से पुकारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर रखेंगे। जब बहादुर शाह दिल्ली का सम्राट बना, तो देखेंगे कि इनका अलग अलग क्षेत्रों से क्या संबंध रहा। इसी सिलसिले में हम देखेंगे कि मराठों से बहादुर शाह का संबंध किस तरह रहा। शाहू अर्थात अंग्रेज औरंगजेब ने शाहू को कैद करके रखा था। ऐसे ही बहादुर शाह गद्दी पर बैठा तो इसने पहले शाहू की रिहाई कर दी, शाहू को मुक्त कर दिया करवास से, लेकिन ये शाहू को राजा नहीं माना। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, याद रखेंगे कि औरंगजेब के द्वारा कैद किए गए शाहू की रिहाई बहादुर शाह ने की, लेकिन शाहू को राजा नहीं माना, क्योंकि यह चाहता था कि शाहू और ताराबाई के बीच संघर्ष चलता रहे, जिससे मराठा कमजोर रहे। मैंने कहा कि शाहू की रिहाई बहादुर शाह ने की, लेकिन शाहू को राजा नहीं माना और ये चाहता था कि शाहू और ताराबाई के बीच
संघर्ष निरंतर होते रहे। फिर इसने दक्कन क्षेत्र में 10 भाग होता था, अधिकार दिया लेकिन चौथ का नहीं दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, याद रखेंगे। बहादुर शाह मराठों को दक्कन वाले क्षेत्र में सरदेशमुखी जो 1/10 भाग होता था, इसका अधिकार तो दिया, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया, जो 1/4 भाग होता था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। बहादुर शाह मराठों को सरदेशमुखी का अधिकार दिया, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया। यहां आप क्लियर करेंगे, चौथ उसे कहते हैं जो मराठों द्वारा विजित क्षेत्र से राजस्व का 1/4 भाग लिया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, याद रखेंगे। चौथ वैसा राजस्व, वैसा कर था जो मराठों द्वारा विजित क्षेत्र से राजस्व का 1/4 भाग लिया जाता था और उनको सुरक्षा की दायित्व दी जाती थी। ठीक है। और सरदेशमुखी जिसका 1/10 भाग होता था। दक्कन क्षेत्र में मराठों को इसने सरदेशमुखी का अधिकार दिया, लेकिन चौथ का नहीं दिया। दूसरा फैक्ट है, इसने सिख नेता गुरु गोविंद सिंह से मेल मिलाप किया। मैंने कहा कि बहुत ही सहिष्णु और मिलनसार व्यक्ति था। इसी सिलसिले में इसने सिख नेता गुरु गोविंद सिंह से मेल मिलाप किया। फिर 1708 ईस्वी में देखते हैं, सिख नेता बंदा बहादुर, इसी के समय सिख नेता बंदा बहादुर ने पंजाब में विद्रोह कर दिया। बहादुर शाह के समय 1708 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर ने पंजाब में विद्रोह कर दिया। फिर दूसरा फैक्ट है, जाट नेता चूड़ामन और बुंदेला सरदार। ठीक है, जाट नेता चूड़ामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल से मैत्रीपूर्ण संबंध रखा। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, याद रखेंगे। मेरे साथ आप बोलेंगे कि बहादुर शाह जब दिल्ली का बादशाह बना तो साहू की रिहाई की, जो साहू को औरंगजेब ने बंदी बना के रखा था, उसकी रिहाई बहादुर शाह ने की। लेकिन साहू को राजा नहीं माना, क्योंकि वो चाहता था कि साहू और ताराबाई के बीच संघर्ष होता रहे। फिर दूसरा फैक्ट है कि वह दक्कन वाले क्षेत्र में, दक्षिणी भारत में मराठों को सरदेशमुखी जिसका भाग 1/10 होता था, उसका अधिकार तो दिया, लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया। चौथ का रेशियो 1/4 होता था। चौथ वैसा राजस्व था जो विजित क्षेत्र में मराठों के द्वारा कुल राजस्व का 1/4 लिया जाता था। ठीक। दूसरा फैक्ट है कि सिख नेता गुरु गोविंद सिंह से मेल मिलाप रखा। फिर 1708 ईस्वी में सिख नेता बंदा बहादुर ने पंजाब वाले क्षेत्र में विद्रोह किया। किसके समय? बहादुर शाह के समय। फिर जाट नेता चूड़ामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल से मैत्रीपूर्ण संबंध रखा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप कोशिश देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप साथ में बने रहे, और अगर आप कॉन्शियस हैं तो ये सारे फैक्ट अभी ही याद हो जाएंगे। देखिए, अगर ये अभी याद नहीं हुए 60%, तो फिर कभी नहीं होंगे। अगर आप मेरे साथ कॉन्शियस होके जुड़े हुए हैं तो ये सब चीजें, ये फैक्ट जो है आपको मेमोराइज होते जाएंगी, याद होते जाएंगी, फिर आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह। जहांदार शाह, बहादुर शाह की मृत्यु कब होती है? 1712 ईस्वी में। उसके बाद जहांदार शाह आता है। जहांदार शाह, इसको हम लोग देखेंगे। बहादुर शाह के 4 पुत्र, बहादुर शाह के ये 4 पुत्र थे। बहादुर शाह के 4 पुत्र, जहांदार शाह, जहां शाह, अजीम उशान और रफी उशान। आप याद रखेंगे, बहादुर शाह के 4 पुत्र, जहांदार शाह, जहां शाह, अजीम उशान और रफी उशान। इन सबों में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। तत्पश्चात जहांदार शाह ने क्रमिक रूप से जहां शाह, अजीम उशान और रफी उशान की हत्या कर दी और अपने को बादशाह घोषित किया। ठीक है, इसको जहांदार शाह को उत्तराधिकार के युद्ध में आप देखेंगे कि जहांदार शाह के समय ही नहीं, इसके पहले भी मुगल साम्राज्य में, मुगल दरबार में बहुत सारे ईरानी, तुर्की और हिंदुस्तानी दल के नेता अर्थात अमीर उमरा जो थे, ये काफी एक्टिव थे और प्रभुत्वशाली भी थे। इसी सिलसिले में देखा जाए कि इस समय ईरानी मुगल दरबार में कुछ गुट एक्टिव थे। उसी में था ईरानी दल। ईरानी दल जो था, इसके नेता जुल्फिकार खां थे। जुल्फिकार खां, उत्तराधिकार के युद्ध में ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह को सत्ता प्राप्त हुई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, याद रखेंगे कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार शाह, जहां शाह, अजीम उशान और रफी उशान के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। तो तभी ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह को सत्ता प्राप्त हुई, अर्थात जहांदार शाह बादशाह बना। बादशाह बनने के बाद जहांदार शाह, देखिए आप याद रखेंगे, बादशाह जब बन गया जहांदार शाह, तो जहांदार शाह बादशाह बनने के बाद जुल्फिकार खां को वजीर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, क्योंकि ईरानी दल का नेता जुल्फिकार खां था, इसी के सहायता से यह बादशाह बना। इसी के तत्पश्चात जुल्फिकार खां को जहांदार शाह वजीर नियुक्त किया और इसके पिता असद खां को वकील बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट पद इसने दिया, सर्वोच्च पद इसने दिया जहांदार शाह ने। किसको? ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां को वजीर बनाया और जुल्फिकार खां के पिता असद खां को वकील बनाया। ठीक है, इसी पीरियड में देखेंगे कि इन्होंने इजारा व्यवस्था अर्थात ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत की। इजारादारी व्यवस्था अर्थात ठेकेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? जहांदार शाह। क्योंकि इस समय आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी। आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए जहांदार शाह ने इजारेदारी व्यवस्था अर्थात भूमि को ठेके पर दिए जाने की व्यवस्था की शुरुआत की। किसने? जहांदार शाह ने। इसमें देखा जाता है कि यह भू राजस्व की वसूली ठेके पर की जाती है, जिससे राजस्व की वसूली का मात्रा तो बढ़ा, लेकिन क्रमिक रूप से कृषक जो थे ये प्रभावित हुए और दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति दयनीय हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, आप याद रखेंगे। पूछ लिया जाता है कि इजारेदारी व्यवस्था या ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? तो आप कहाँ जाएंगे? जहांदार शाह ने। जहांदार शाह ने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की और ये ऐसी व्यवस्था है,
एक ऐसी भू राजस्व व्यवस्था है जिसकी वसूली भूमि को ठेके पर कर दे करके की जाती है, और इसमें राजस्व का वसूली तो बढ़ता है, मात्रा तो बढ़ता है, लेकिन को की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती गई और वो क्रमिक रूप से वो ह्रास के तरफ गए, गरीब होते गए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं, इसने जजिया कर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। जजिया कर, जजिया एक धार्मिक कर होता था जो औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लिया जाता है कि जजिया कर का आरोपण किसने किया या किसके द्वारा लगाया गया, तो कहां जाएंगे, औरंगजेब। ठीक है, और जजिया कर की समाप्ति किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, याद रखेंगे। जजिया कर की समाप्ति किसने की, जहांदार शाह ने, जहांदार शाह ने जजिया कर की समाप्ति की। फिर नेक्स्ट देखेंगे, मराठों को सरदेशमुखी, जहांदार शाह मराठों से भी अपना संबंध स्थापित करता है, और यह मराठों से सरदेशमुखी जो 1/10 भाग होता था और चौथ जो 1/4 भाग होता था, 2 अधिकार तो दे दिया। इसके पहले क्या था मराठों को, आप बहुत यहां कंफ्यूज नहीं होंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, याद करेंगे कि इसके पहले मराठों को सरदेशमुखी का अधिकार तो दिया गया, बट चौथ का अधिकार नहीं था। फिर जहांदार शाह जो है मराठों को सरदेशमुखी का अधिकार दिया जो 1/10 होता था, और इसके साथ चौथ का भी अधिकार दिया, लेकिन इसके साथ इसने कुछ शर्तें लगा दी, शर्त का आरोपण कर दिया, अर्थात जहांदार शर्तों के माध्यम से दोनों अधिकार दिए, और वो शर्त क्या थे वो देखेंगे कि इस राजस्व की वसूली मुगल अधिकारी करेंगे। राजस्व की वसूली जो है, अर्थात जिस क्षेत्र में मराठों को सरदेशमुखी और चौथ का अधिकार दिया गया, उसकी वसूली इस शर्त पर दी गई कि उसकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे, और मुगल अधिकारियों के द्वारा वसूले गए राजस्व को फिर मराठों को सौंपा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, जुड़े रहेंगे और आप कॉन्शियस होके याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आमेर के राजा जय सिंह, आमेर के राजा आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी गई, मिर्जा की उपाधि, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, बार बार पूछा जाता है, बार बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है कि मिर्जा की उपाधि, अर्थात जय सिंह को, आमेर के राजा थे जय सिंह, जिनको मिर्जा की उपाधि किसने दी, तो कहां जाएंगे, जहांदार शाह। ठीक है, मिर्जा की उपाधि, आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी गई, और साथ में मालवा की सूबेदारी भी दी गई। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी गई और साथ में मालवा की सूबेदारी भी दी गई। फिर दूसरा फैक्ट आते हैं अजीत सिंह, अजीत सिंह जो मारवाड़ के राजा थे, मारवाड़ अर्थात जोधपुर वाले क्षेत्र के राजा थे अजीत सिंह, इनको महाराजा की उपाधि, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, आप याद रखेंगे। जय सिंह को मेरे साथ बने रहेंगे और आप रिवीजन करेंगे बोल के। जय सिंह को मिर्जा की उपाधि, किसको, आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी गई और साथ में मालवा की सूबेदारी भी दी गई। फिर मारवाड़ जो जोधपुर वाले क्षेत्र में है, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि, बार बार पूछ लिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आप कंफ्यूजन में न पड़े।
क्लियर करें कि राजा आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी गई और साथ में मालवा की सूबेदारी। फिर मराठा मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी गई और साथ में गुजरात की सूबेदारी दी गई। ठीक है, महाराजा की उपाधि किसको दी गई? अजीत सिंह को, और साथ में गुजरात की भी सूबेदारी दी गई। इसी पीरियड में देखेंगे कि इसके काल में भी बंदा बहादुर का विद्रोह जारी रहा। फिर जाट नेता चूड़ामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल से अच्छा संबंध इन्होंने स्थापित किया। मैंने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखेंगे कि बंदा बहादुर का विद्रोह भी इसके काल में जारी रहा। फिर जाट नेता चूड़ामन और बुंदेला सरदार छत्रसाल से संबंध